नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोग के लिए क्लास 12 हिस्ट्री का जो है चैप्टर 15 लेकर आया हूँ, जिसका नाम है संविधान निर्माण। इस चैप्टर में आप लोगों को जो है जितना भी नोट्स है वो सब क्लियर करवाऊंगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ। कहने का मतलब है कि संविधान निर्माण का स्टार्टिंग जो है दिसंबर 1946 में हो गया था। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। 46 में स्टार्टिंग हुआ और कब बनकर तैयार हुआ? 1949 में। 26 नवंबर 1949 में ये संविधान जो है बनकर तैयार हो गया और इसे जो है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया। इस संविधान को जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 जो है अनुसूचियां हैं। इस संविधान को जो है बनाने में लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया था। संविधान सभा का जो है अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये जो थे संविधान सभा जब 1946 में बनना स्टार्टिंग हुआ था तो उस समय जो है इनको 2 दिनों के लिए अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद जो है संविधान सभा का जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अस्थायी अध्यक्ष बने। तो देख सकते हैं कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस संविधान सभा को जो है बनाने में इस संविधान सभा का बनने के लिए जो है 11 सत्र हुए, 165 बैठक हुई तथा 64 लाख रुपए खर्च हुए। इस संविधान सभा को बनाने में 64 लाख रुपए का खर्च आया था और ये बनकर कितना दिन में तैयार हुआ था? तो 2 साल 11 महीना और 18 दिन में ये जो है संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है भीमराव अंबेडकर थे। इन्हें ही संविधान का पिता कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर को ही संविधान का पिता कहा जाता है क्योंकि संविधान का निर्माण जो है इन्हीं के देखरेख में हुआ था। यूं कहें तो इन्होंने ही जो है संविधान का निर्माण किया था। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उथल पुथल का दौर। यहाँ पर उथल पुथल का दौर संविधान बनने से पहले का दौर, आजादी से पहले का दौर, जिसको उथल पुथल का दौर कहते थे। इस दौर का कब का दौर था? संविधान से पहले का दौर, यानी कि आजादी से पहले, जब देश आजाद हुआ था उससे पहले की बात है, जिसको उथल पुथल का दौर कहा जाता था। लोगों की स्मृति में अभी भी 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस का आजादी के लिए योगदान, अगस्त 1946 में हुई कलकत्ता हिंसा, रियासतों की समस्या जो है आज भी लोगों के यादों में बसे हुए हैं। उथल पुथल का दौर था जब देश जो है आजाद होने से पहले की बात है। उस समय जो है काफी आंदोलनें हुई, भारत छोड़ो आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस के आज़ादी के लिए योगदान, ये सब काफ़ी रहा। कलकत्ता में हिंसा भी हुआ, हिंदू मुस्लिम हिंसा। तो इस दौर को जो है उथल पुथल का दौर कहते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं अगला टॉपिक है संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो है 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर हुआ था। इनके सदस्य थे ब्रिटिश प्रांतों के सदस्य और दूसरे सदस्य थे देशी रियासतों का सदस्य। चूंकि पहले जो है देश आजाद से पहले जो है ब्रिटिश लोगों का जो है वर्चस्व था भारत के प्रांतों में, तो जो है ये सभा में जो है सदस्य थे ब्रिटिश प्रांतों के सदस्य जो ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र में आता था, और एक थे देशी रियासतों का सदस्य। तो यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है, तो देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि मुस्लिम लीग समाजवादी पार्टियां संविधान सभा में शामिल नहीं थे। क्यों नहीं शामिल थे?
क्योंकि इन्होंने जो है अलग संविधान बनाकर पाकिस्तान की मांग की थी। मुस्लिम लीग जो है उन्होंने एक अलग संविधान अपना बनाया था और वो एक अलग देश पाकिस्तान चाहते थे। इस वजह से जो है हिंदुस्तान के जो है संविधान में इनको शामिल नहीं किया गया। संविधान सभा में 42% सदस्य जो है वो कांग्रेस पार्टी से थे। संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे उसके 82% सदस्य जो थे वो कांग्रेस पार्टी के थे। फिर यहाँ पर देख सकते हैं संविधान सभा के मुख्य आवाजें। तो संविधान सभा में कुल सदस्य जो है 300 थे, जिसमें से 6 महत्वपूर्ण थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो आपको याद रखना है कि संविधान सभा में कुल 300 सदस्य थे, जिसमें से 6 महत्वपूर्ण थे, जिनके बारे में नीचे दिया गया है वो हम समझाते हैं। जिसका पहला है पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य का प्रस्ताव तथा तिरंगे झंडे का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है उद्देश्य का प्रस्ताव रखा था कि संविधान का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तथा तिरंगे झंडे का प्रस्ताव भी जो है इन्होंने ही रखा था। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि संविधान में जो है तिरंगे झंडे का प्रस्ताव किसने रखा था, तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। दूसरा है सरदार पटेल। सरदार पटेल ने जो है प्रारूप को लिखने का कार्य किया था। संविधान का जो प्रारूप है उनको लिखने में मदद सरदार पटेल ने ही किया था, इसलिए दूसरा जो है नाम रखा गया सरदार पटेल। इसका भी क्वेश्चन आता है कि प्रारूप को लिखने का कार्य किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। फिर तीसरा है राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए, क्योंकि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद, जो कि सिर्फ 2 दिन के लिए बने थे, वो भी 1946 जब वो संविधान बनना स्टार्ट हुआ था तब। फिर उसके बाद जो है उन्हें हटा दिया गया और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। फिर चौथा है भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर थे। और भीमराव अंबेडकर को ही संविधान का निर्माता कहा जाता है। संविधान का पिता भी जो है इन्हीं को बोला जाता है। फिर 5वां है KN मुंशी। ये जो है प्रारूप पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे और ये जो है गुजरात के थे। फिर 6ठा जो है उनका नाम है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इन्होंने भी प्रारूप पर सुझाव दिया था और ये मद्रास से थे। 6 सदस्यों के अलावा 2 प्रशासनिक अधिकारी भी थे इसमें, जिनका एक का नाम था BN राव और दूसरा का नाम था SN मुखर्जी। इनका कार्य था कि जटिल प्रस्तावों को सरल, स्पष्ट और कानूनी भाषा में लोगों को समझाना। संविधान की दृष्टि उद्देश्य प्रस्ताव आप लोग देख सकते हैं। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने रखे। इसमें संविधान के मूल आदर्श रूपरेखा थी। इसमें क्या थी, संविधान के जो है मूल आदर्श और उनकी रूपरेखा थी। फिर नीचे देख सकते हैं कि भारत को एक स्वतंत्र संप्रभुत्व गणराज्य घोषित किया। नागरिकों को न्याय, समानता, स्वतंत्रता का आश्वासन दिया। अल्पसंख्यक, पिछड़े, जनजातीय क्षेत्रों की रक्षा का भी वादा किया। उन्होंने बोला कि हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं, भारत में शासन की जो व्यवस्था स्थापित हो वो हमारे लोगों के अनुरूप हो और स्वीकार होगी। उनको कहने का मतलब था कि हम सिर्फ किसी देश का जो है संविधान नकल नहीं करते हैं, बल्कि वो हमारे लोग को जो है स्वीकार होगा, तभी हम उसे शामिल करेंगे अपने संविधान में। लोगों की इच्छा। कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य सोमनाथ लाहिरी ने कहा कि संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई है, वह अंग्रेजों की योजना को साकार करने का काम कर रही है। तब नेहरू ने कहा कि
हाथ संविधान सभा के गठन में अंग्रेजों का, तब नेहरू ने कहा था कि संविधान सभा के गठन में अंग्रेजों का हाथ था, लेकिन अब इसके पास जनता की ताकत है। यानी नेहरू ने कहा, कम्युनिस्ट पार्टी वाले जितने भी सदस्य सोमनाथ लहरी थे ना, उन्होंने कहा कि संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई है और वह अंग्रेजों की योजना का साकार करने का काम कर रही है। तो नेहरू ने इनका जवाब दिया कि हाँ, आपका कहना ठीक है, लेकिन अब इसके पास जो है जनता की ताकत आ गई है। जवाहरलाल नेहरू ने के नेतृत्व में शासन चलाने वाली अंतरिम सरकार भी वायसराय की देखरेख में ही कार्य कर रही थी। देख सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में शासन चलाने वाली आंतरिक सरकार भी वायसराय की देखरेख में ही कार्य कर रही थी। अब यहाँ पर दो वर्ड आए हैं, एक है कम्युनिस्ट और दूसरा जो है अंतरिम सरकार। तो अंतरिम सरकार और कम्युनिस्ट के बारे में चलिए आगे बताते हैं क्या है। तो कम्युनिस्ट उनको कहा जाता था जो सब वस्तुओं में सबका समान अधिकार रखने का सिद्धांत रखते थे। वो चाहते थे कि सभी वस्तु में सबका समान अधिकार हो। जैसे जमीन हो तो जमीन में सबका बंटवारा होना चाहिए, सभी को समान रूप से देना चाहिए। तो ये इनको कम्युनिस्ट बोला जाता था। संविधान सभा उन लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का साधन है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। संविधान सभा क्या है? तो संविधान सभा उन लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का साधन है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में जो है भाग लिया। अब देख सकते हैं अंतरिम सरकार, जो कि बताए थे, कम्युनिस्ट के बारे में बता दिए, अब अंतरिम सरकार के बारे में जाइए। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अंतरिम सरकार क्या है या अंतरिम सरकार क्या थी। तो अंतरिम सरकार जो है संविधान बनाने से पहले अपने देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए जो सरकार गठित की गई थी उसे ही अंतरिम सरकार कहते हैं। कहने का मतलब कि पहले संविधान का जो है निर्माण नहीं हुआ था, तो उस समय जो है सरकार को चलाने के लिए जो है इस सभा का गठन किया गया था जिसका नाम है अंतरिम सरकार। तो इसे बनाया गया था इसे चलाने के लिए। इसमें जो है 14 सदस्य थे और इसका गठन जो है 2 सितंबर 1946 को किया गया था। इसके अध्यक्ष थे गवर्नर जनरल, इसके उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। मुस्लिम लीग के 5 सदस्य भी शामिल हुए इसमें, क्योंकि इसमें जो है ये संविधान बनाने से पहले ये लागू हुआ था, इस वजह से इसमें मुस्लिम लीग के भी सदस्य शामिल थे। इसमें जो है मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल थे। अब आगे की ओर देखिए, अधिकारों का निर्णय। अब बात यह हुआ कि संविधान बन रहा है तो संविधान में किसको क्या अधिकार दिया जाए, इसके लिए भी काफी बहस हुई। तो अधिकारों का निर्धारण कैसे हो, अल्पसंख्यकों के क्या अधिकार थे, इसका ऐसा उत्तर किसी के पास नहीं जिससे पूरी सभा सहमत हो। कहने का मतलब है कि इस संविधान सभा में जो है ये संविधान बना तो इसमें कई सवाल उठने लगे कि अधिकारों का निर्धारण कैसे होगा, अल्पसंख्यकों का इसमें क्या अधिकार रहेगा। तो कुछ लोग जो जवाब दिए उससे 5-10 लोग सहमत थे, 5-10 लोग सहमत नहीं थे, यानी कोई ऐसा सटीक जवाब नहीं मिला था जिससे पूरे संविधान सभा जो है सेटिस्फाइड हो जाए। 27 अगस्त 1947 को मद्रास के बी पोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचिका की मांग की। इन्होंने जो है पृथक निर्वाचिका का है मांग कर दी। गोविंद वल्लभ पंत ने कहा कि यह प्रस्ताव राष्ट्र के लिए ही नहीं बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए भी खतरनाक है। गोविंद वल्लभ पंत ने जो है वो कहा नहीं, ये तो राष्ट्र के लिए ही नहीं बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए भी खतरनाक है, पृथक निर्वाचिका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यानी कि इनका कहने का मतलब था कि पृथक निर्वाचन नहीं होना चाहिए। कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्र के लिए यह प्रस्ताव राष्ट्र के लिए ही नहीं बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए भी खतरनाक है। ये वक्तव्य या ये वाक्य किसका था? तो याद रखिएगा गोविंद वल्लभ पंत ने कहा था। अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि प्रत्येक निर्वाचिका एक विष है जो हमारे देश की राजनीति में समा चुका है। अगर तुम देश में शांति चाहते हो तो इसे फौरन छोड़ दो। उन्होंने बोला, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि पृथक निर्वाचिका एक विष है जो हमारे देश की राजनीति में समा चुका है।
अगर तुम देश में शांति चाहते हो तो इसे फौरन छोड़ दो, यानी कि पृथक निर्वाचन ना करो। तो ये भी आ जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, इस तरह का जो है वाक्य दे देगा, आप बोलेगा कि यह किसने बोला था, तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था। फिर आगे है, अंग्रेज तो चले गए लेकिन जाते जाते शरारत के बीज बो गए। अब ये भी होता है, ये जो है पटेल जी ने ही कहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन जाते जाते शरारत की बीज बो गए, ये किनका वाक्य था, ये किनका कथन था, तो याद रखिएगा ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था। फिर अगला पॉइंट है कि सभी मुसलमान भी पृथक निर्वाचिका की मांग के समर्थन में नहीं थे। चूंकि पृथक निर्वाचन मुस्लिमों के लिए ही मांग की गई थी, लेकिन फिर भी सभी मुस्लिम इस बात को लेकर सहमत नहीं थे, क्योंकि जानते थे कि अगर पृथक निर्वाचन हुआ तो फिर से देश का दो भाग में बंटवारा हो जाएगा। क्योंकि पहले तो जो है बंटवारा हो ही चुका था पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, अगर पृथक निर्वाचन होता तो फिर से दोबारा हो जाता। इसलिए जो है सभी मुसलमान इससे सहमत नहीं थे, सभी मुसलमान नहीं चाहते थे कि दोबारा फिर से जो है हिंदुस्तान का बंटवारा हो। अगला पॉइंट है, बेगम एजाज रसूल ने कहा कि पृथक निर्वाचिका आत्मघाती साबित होगी। बेगम एजाज रसूल ने जो है उन्होंने इस निर्वाचिका का खंडन किया, उन्होंने कहा कि पृथक निर्वाचिका आत्मघाती साबित होगी। तो ये भी आ जाता है ऑब्जेक्टिव में कि पृथक निर्वाचिका आत्मघाती साबित होगी, ये किसका कथन था, तो याद रखिएगा बेगम एजाज रसूल ने कहा था ये। फिर आगे देखिए, किसान आंदोलन के नेता और समाजवादी विचार वाले एनजी रंगा ने कहा कि अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक स्तर पर की जानी चाहिए। असली अल्पसंख्यक दबे कुचले गरीब लोग हैं। कहने का मतलब है कि किसान आंदोलन के नेता और समाजवादी विचार वाले एनजी रंगा ने जो है उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या जो है आर्थिक स्तर पर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो है अल्पसंख्यक का जो है आर्थिक स्तर पर इनकी व्याख्या होनी चाहिए। असली अल्पसंख्यक तो वे हैं जो दबे कुचले और गरीब लोग हैं। किसी जाति विशेष पर जो है या कम संख्या पर जो है उन्हें अल्पसंख्यक नहीं कह सकते हैं। जो दबे कुचले और गरीब लोग हैं वही अल्पसंख्यक है। ये जो है एनजी रंगा जी का कहना था। राष्ट्र की भाषा हिंदी की हिमायत। अब बात यह हुआ कि संविधान तो जो है बनकर तैयार हो गया, अब उसमें राष्ट्रीय भाषा क्या होनी चाहिए इसके लिए भी बहस होने लगा। कोई बोल रहा हिंदी को लाइए, कोई बोल रहा है उर्दू को लाइए, कोई बोल रहा है तमिल को लाइए, मतलब अनेक तरह की जो है भाषाओं को लाने का जो है वो बहस चलने लगा। सब लोग की अलग अलग राय थी। महात्मा गांधी ने कहा भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे सभी लोग आसानी से बोल और समझ सके। महात्मा गांधी का मानना था कि भाषा ऐसा लाएं, राष्ट्रीय भाषा ऐसा होना चाहिए जिससे जो है सभी लोग आसानी से बोल और समझ सकते हैं। 1930 के दशक तक कांग्रेस ने मान लिया कि राष्ट्रभाषा जो है हिंदुस्तानी होना चाहिए। 1930 यानी कि जो है आज़ादी से पहले जो है राष्ट्रीय भाषा जो है कांग्रेस ने हिंदुस्तानी को मान लिया। हिंदुस्तानी का मतलब होता है हिंदू और उर्दू, हिंदी और उर्दू दोनों का जो है मेल, उसको जो है हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं। यह बहुत बड़े हिस्से में बोली जाने वाली एक साझा भाषा थी। हिंदी और उर्दू जो है बहुत सारे लोग जो है इनको बोलते थे, परंतु धीरे धीरे हिंदी और उर्दू में टकराव हुई, सांप्रदायिक टकराव हुई। क्योंकि ये लोग जो है एक अलग देश अपना बनाना चाहते थे, मुस्लिम लीग की तरफ से ये आवाजें उठी थी। इस वजह से जो है हिंदी और उर्दू में है सांप्रदायिक टकराव होने लगे। अरबी और फारसी के शब्दों को हिंदी से हटाया जा रहा था। टकराव के बाद जो है क्या हुआ कि अरबी और फारसी शब्दों को जो है हिंदी से हटा दिया जा रहा था और उसके जगह पर जो है संस्कृत के शब्द को लाया जा रहा था। यानी कहने का मतलब है कि ये जो है अरबी और फारसी को हटकर अब हिंदी जो है संस्कृत की ओर झुकाव हो गया था इसको। उसी प्रकार जो है दूसरी ओर उर्दू और फारसी करीब आ रहे थे। उर्दू क्या थे, वो फारसी की ओर करीब आ रहे थे, और हिंदी क्या है, वो संस्कृत की ओर जो है करीब आ रहे थे। तो इन दोनों में जो है टकराव हो गया और इसीलिए जो है राष्ट्रीय भाषा कभी हिंदुस्तानी नहीं बन पाया, यानी हिंदी उर्दू साथ में नहीं बन पाया। आरवी धुलेकर संविधान सभा में हिंदी को संविधान निर्माण के काम में लिया जाए, ये उन्होंने कहा। आरवी धुलेकर जो है संविधान सभा में हिंदी को संविधान निर्माण में काम में लिया जाए, ये उन्होंने कहा था।
तो आज भर के लिए इतना ही। इसमें जो है आपका 15 का जितना भी चैप्टर है पूरा समाप्त होता है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी का जो है अगले सब्जेक्ट का है अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। इस वीडियो में जो है लास्ट चैप्टर हिस्ट्री का जो है लास्ट चैप्टर का ये एंडिंग था।